नमस्कार, आदाब। के टीवी में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ करीम और आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हालांकि पिछले 2 दशक से उनके आर्टिकल, उनके कॉलम में पढ़ते आया हूं। हाल ही में एक कॉलम छपा टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने उन्हें दावत दी और ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मेरी दावत कबूल की और इस वक्त मेरे स्टूडियो में मौजूद है। क्या है वो कॉलम और क्यों मैंने ये जरूरी समझा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मोहम्मद वजीउद्दीन साहब। थोड़ा बता दें, क्योंकि जिन लोगों ने न पढ़ा हो वो यहाँ देख के समझ देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई कि आपने याद किया और ख़ास करके हसरत मोहानी के बारे में जो कुछ मैंने लिखा उसके बाद आपको और भी तक़वियत मिली, ख्याल आया कि नहीं इस पर और बात होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है, ये एक अलमिया है, ट्रेजेडी है हमारे पॉलिटिक्स का और सियासत का कि ऐसे लोग जो बिल्कुल खामोशी से और ये कहा जाए कि बगैर किसी लालच के देश के लिए कुर्बानी दी। ये सिर्फ ये हसरत मोहानी बड़े इसलिए नहीं है कि सिर्फ उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, कायम किया, बल्कि वो शख्स जो है वो मुजाहिद आज़ादी है। वो शख्स लगभग 5 साल जेल में रहा है, अलग अलग वक्तों में, ब्रिटिश जेल में। और इतना ही नहीं, उनका अखबार जो है वो अंग्रेजी सरकार ने उर्दू मोहल्ला करके अलीगढ़ से निकालते थे, उसका जब्त किया गया था। जब्त करने के बाद उन पे चार्जेस लगे थे। और कमाल की बात तो यह है कि लोगों को, आज के बच्चों को यकीन नहीं होगा कि जब उनको इलाहाबाद जेल में रखा गया तो हर रोज 1 मन गेहूं सामान दिया जाता पीसने के लिए। उनको जो है चक्की आती थी ना, जी जी। तो वो चक्की से, जो पत्थर की चक्की होती थी, हमने बचपन में देखा होगा गाँव में, तो चक्की पे जो है वो जो पीसा जाता था, तो उनको जो है दिया जाता था गेहूं हो चावल हो कि 1 मन चक्की डेली पीसना है। और उसी पे कमाल की बात है कि वो शख्स जो है शेर भी कहता है कि वो जो कहावत थी कि जेल जाओगे चक्की पीसोगे, वो उन पे बिल्कुल 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 सादिर होता है, बिल्कुल सही होता है। और ये शख्स जो है निराला, बिल्कुल अलबेला किस्म का इंसान था। ये शख्स मोहान, एक छोटी सी जगह जो यूपी में उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पैदा होते हैं। उनकी बुनियादी तालीम अपने घर के आसपास ही होती है, वही होती है। उसके बाद जो सबसे बड़ा चमत्कार उनकी जिंदगी में आता है वो अलीगढ़ का है, यानी MAO कॉलेज था उस वक्त में। सर सैयद का इंतकाल 1898 में होता है। 1899 में ये अलीगढ़ पहुंचते हैं। और अलीगढ़ में गए तो इनका जो हुलिया था वो पुरानी जो है अचकन टाइप की चीजें, और फिर जो है पान का डिबिया हाथ में लिए हुए, और एक हाथ में जो है बैग, शाही अंदाज वो लेके, जो चूंकि ये आते थे इसके नवाब की फैमिली से। अच्छा। तो जब गए तो लड़कों ने उन पे मजाक शुरू कर दिया। और आपको मालूम है कि अलीगढ़ का क्या ट्रेडिशन रहा है, खासकर उस जमाने में और भी बहुत ज्यादा था। तो उनको लगा कि ये अलीगढ़ के कल्चर में फिट नहीं हुए, तो उनके ऊपर मजाक में उनको खाला जान का खिताब दे दिया, यानी खाला जान के खिताब से उनको पुकारने लगे। लेकिन ये शख्स ज़हीन था। ये शख्स जो है शायरी में, खासकर रोमानी शायरी, रोमांटिक शायरी उर्दू की करता था, और ऐसा सिक्का जमाया बोलने में, लिखने में, पढ़ने में कि साहब वो उनको लोगों ने जो है मौलाना हसरत मोहानी बना दिया। और उन्होंने जो फजलुल हसन थे, उनका असली नाम फजलुल हसन था, इन्होंने हसरत जो है तखल्लुस रखना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो है मोहान के थे, मोहानी, जैसे सुल्तानपुरी होते हैं, लुधियानवी हैं, तो इसी तरह से मोहानी बन गए। और ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है इनका, हसरत मोहानी का। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज की सरकार को भी और लोगों को भी, न्यू जनरेशन को भी उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनको सोचना चाहिए उनके बारे में, और उनके ख्यालात से फायदा उठाना चाहिए। एक और चीज, मतलब 2 चीजें जो मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो 2 चीजें और मेरी नजर में आई। एक तो ये फुल फ्रीडम, पूर्ण आजादी जी जी का नारा भी हसरत मोहानी ने पहले दिया था, सबसे पहले दिया। ये बिल्कुल सही है। ये अधिवेशन जो है कांग्रेस का और उस वक्त में मुस्लिम लीग का भी,
वो अधिवेशन अलग अलग जगह पर होता था। हाँ। तो अहमदाबाद में एक अधिवेशन था जहां इन्होंने ये कहा था कि मुझे हिंदुस्तान को मुकम्मल आजादी की मांग करनी चाहिए। हाँ। ये आप उसके रेजोल्यूशन में डालिए। उस वक्त में कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन 1929 में उसी बात को फिर नेहरू ने लाहौर के अधिवेशन में बड़े पुरजोर अंदाज में पेश किया और कहा कि अब मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। यानी कि सबसे पहले इस बात को उठाने वाला शख्स जो है वो हसरत मोहानी है। उतना ही नहीं बल्कि जो बाल गंगाधर तिलक थे महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस के आप जानते हैं कि दो दल था, एक गरम दल था, एक नरम दल। तो गरम दल ये था कि थोड़ा सा वो जोशीला था, यानी वो कह रहे थे कि पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा अंग्रेजों से लेने के लिए। नरम दल वाले कहते नहीं नेगोशिएशन करते हैं, ज्यादा एजिटेशन करने की जरूरत नहीं है, आराम से हम ले लेंगे इनसे बातचीत करके। तो इन्होंने गरम दल ज्वाइन किया, यानी कि इसके बहुत ही अनुयायी बन गए, उनको बहुत मानने लगे तिलक को, हसरत मोहानी। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमें पूरी आजादी चाहिए और शिद्दत से चाहिए, यानी कि ये शख्स देश से अटूट प्यार करने वाला। यहाँ तक भी एक अजीब कहानी है इस आदमी की कि जो आदमी कांग्रेस में रहा हो, जो आदमी मुस्लिम लीग में भी रहा हो कुछ दिन, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ है कानपुर में, उसकी सदारत इन्होंने की है। उसके बाद अब इंटरेस्टिंग बात सोचिए, जिसको कम्युनिस्ट कहते हैं, बहुत सारे लोग कम्युनिस्टों को दहरिया कहते हैं कि खुदा पे यकीन नहीं है, फला है, एथिस्ट है, लेकिन 13 बार हज किया, 13 बार हज किया और ज्यादातर मस्जिद में वक्त गुजरता और ये शख्स जो है वो खुदा को चाहने वाला था, खुदा से डरने वाला था, सोम सलवात का पाबंद था, और सबसे बड़ी बात कि कनाअत पसंद था ये शख्स। अगर आप कई कहानियां इनके बारे में है कि एक साहब, मैंने अभी पढ़ा कुछ दिन पहले कि एक साहब जो है उनको ऑल इंडिया रेडियो ने कहा कि इनका इंटरव्यू कर लो, आजादी के बाद, आजादी के फौरन बाद जो है इनका इंटरव्यू करके रख लो। लेकिन तब तक ये कानपुर जा चुके थे और बिल्कुल दूर हो चुके थे सियासत से। तो जब वो शख्स ढूंढता हुआ गया इनके बारे में, इन्होंने सोचा कि इनके नाम से कोई चौक है वहां पर मिल जाएंगे, बिल्डिंग है, वहां नहीं मिले। तो फिर किसी ने कहा कि जब नाम पूछा तो कहा कि हाँ फला जगह उनका घर है। तो देखा कि ये शख्स जो है कांधे पे पानी जो है ढोड़ा, पानी की मटकी जो होती है, मटकी लेके जा रहा है, और पूछा कि मैं मौलाना हसरत मोहानी से मिलना चाहता हूँ। बोला मैं ही हूँ। फिर उसके बाद बिठाया और कहा किस लिए, क्या गर्ज है? कहा कि नहीं, आपको हमारे बॉस ने कहा दिल्ली से कि आपको लखनऊ स्टेशन चलना पड़ेगा, आपका इंटरव्यू करना है। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे इंटरव्यू की क्या जरूरत, लेकिन लोग जानते थे कि उनका इंटरव्यू करना और उनकी एक आध दो गजल जो है रिकॉर्ड कर ली जाए। उस जमाने के जो रेडियो के लोग होते थे बड़े दूरंदेश होते थे कि ऐसा आदमी फिर मिलेगा नहीं। तो जब वो गए तो कहा कि ठीक है चलिए, फिर तैयार हो गए। और आने वक्त में उनको जो है चेक देना चाह रहा था ऑल इंडिया रेडियो। जाहिर सी बात आप जानते हैं, मीडिया के आदमी आप भी हैं कि पेमेंट देते हैं कि भाई वो आदमी आया है, खासकर सरकारी मीडिया में। तो इन्होंने 100 रुपया का चेक उस जमाने में लिखा। कहा किस बात का? अच्छा। मेरा 2 रुपया या 4 रुपया मुश्किल से होगा, सब किराया जोड़ के होता है, बस उतना दे दीजिए। इसकी चेक की क्या जरूरत है? हमें इस पैसे की क्या जरूरत है? लेने से ये रिफ्यूज किया। ये रिकॉर्ड की बात है कि हसरत मोहानी ने उस पैसे को लेने से, उस जमाने में 100 रुपये बहुत माने रखते हैं, बहुत बड़ी बात। तो ऐसा नहीं कि उनको जरूरत नहीं रही होगी। जाहिर सी बात उनकी हालत बिल्कुल खस्ता थी, कोई जरिया माश नहीं था और किसी से मांगते नहीं थे, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। कहा कि मैं अपने को बेच नहीं सकता हूँ, आप बस उतना दे दीजिए जितना मेरा किराया खर्चा हुआ है। तो ऐसा शख्स, खुददार शख्स। और उसके अलावा देखिए कि वो शख्स जो है अलग अलग फील्ड में, शायरी में, यानी शायरी में भी एक जो उनका कमाल है, एक तो बहुत बड़े फैन थे वो लॉर्ड कृष्णा के। हाँ, कृष्णा के। तो ये कि देखिए, अच्छा वो एलिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए कि जो आदमी 14 बार हज करता है, सोम सलवात का पाबंद है, वो कृष्णा का इतना बड़ा फैन है कि हर जन्माष्टमी को जाता है। और कृष्णा के बारे में, लॉर्ड कृष्णा के बारे में वो वहां जाते थे, वृंदावन, मथुरा, और शायरी की उन्होंने। उनकी कृष्णा के तारीफ में बहुत सारे अशार लिखे हैं। और कृष्णा को जो है अवतार तो बताया ही, और ये कि रोशनी का मीनार है, यहाँ से रोशनी मिलती है, सुकून मिलता है, यानी कि जो कुछ हो सकता है कृष्णा की बड़ाई में वो शख्स करता है। तो और उसके अलावा ये कि कव्वाली के, सूफी के, कव्वाली के बहुत दिलदारा थे।
अगर अच्छा। कव्वाली का कोई उनको दे दे ऑफर कि फलाना कव्वाली, चल देते वो। और अच्छा। हाँ, कव्वाली सुनने बहुत माहिर थे वो, और दूर दूर तक जाते थे और झूम झूम के कव्वाली का मजा लेते थे वो। तो सूफीज्म का भी असर था उनके अंदर। अच्छा, मतलब बहुत सारी खूबियां थी उनके अंदर। बहुत अलग अलग खूबियों के मालिक वो शख्स। और मुस्लिम लीग में भी वो रहे, कांग्रेस हाँ। में भी रहे, मुस्लिम लीग में भी रहे। हाँ। लेकिन जब पार्टीशन की बात आई तब वो उन्होंने छोड़ दिया। जी जी जी, वो इससे इख्तलाफ हो गया, क्योंकि जब तक मुस्लिम लीग उनको लगा कि मुसलमानों के हुकूक की बात कर रही थी तो ठीक था। हाँ। जिस दिन उनको ये लगा कि अब ये पार्टीशन की बात करती है, हाँ। तो उस पर उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने खैर बात कहा कि नहीं, मैं टू नेशन थ्योरी का कभी भी हामी नहीं रहूंगा, उसका मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, और मैं उससे अलग होता हूं। उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। यानी कि अगर वो चाहते तो आराम से पाकिस्तान जा सकते थे, और जितने पढ़े लिखे थे, काबिल थे, अगर वो चाहते तो कोई गवर्नमेंट की पोस्ट उनके मिल जाती। क्यों? बड़ी पोस्ट मिलती है क्योंकि यहाँ वो एमएलए रह चुके थे। हाँ। यहाँ के यूपी में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, जिसकी सदारत जो है वो जो पूरा कमेटी थी, उसके हेड जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के B.R. अम्बेडकर थे। तो उस कमेटी में भी थे जी, ये इतने काबिल आदमी थे कि उस कमेटी में भी इनको हसत को रखा गया, हसत मुहानी को रखा गया, और वो आते थे। और कमाल की बात यह है कि वो किसी होटल में सरकारी किराए में रहने के बजाय मस्जिद में, जामा मस्जिद के पास एक मस्जिद है, वहां वो रहते थे और तांगे में जाते थे पार्लियामेंट। हाँ, लोगों ने पूछा भी उनसे कि ऐसा क्यों करते हैं। हाँ, लेकिन उनका वही मिजाज था, बस वो गया, अटेंड किया, फिर चले आए। तो गोया कि इतना वो अच्छे। और फिर ये कि उन्होंने साइन नहीं किया। हाँ। आज भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, हाँ। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग होने के बाद जो लोगों के साइन हुए, हाँ। उन्होंने साइन नहीं किया, उनके इख्तलाफात हो गए। हाँ। कुछ लोगों से इख्तलाफात से बहुत कई इश्यूज पे, हाँ। उन्होंने उसको साइन नहीं किया, तो आज भी उनका साइन नहीं है। लेकिन ये कि हसरत का जो कंट्रीब्यूशन है, वो शायरी हो, आप उसके बाद तहकीक का काम हो, उन्होंने गालिब पे बहुत बड़ा काम किया। हाँ। उन्होंने जो है क्लासिकल जो उर्दू शायरी है, हाँ। उसको जमा किया। बहुत बड़ी उनकी अपनी जाती लाइब्रेरी थी, हजारों किताबें, बहुत सी नायाब किताबें उन्होंने जमा कर रखी थी। हाँ। वो चूंकि पढ़ने का शौक था, वो सब किया। फिर उसके अलावा पॉलिटिक्स में, यानी अलग अलग मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी जिसको कहेंगे, वो शख्स था ये। और अलबेला किस्म का इंसान था, न कभी किसी की परवाह की, न किसी की लालच में गए, और अपने तौर पे जिंदगी जी और चले गए दुनिया से। अगर उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो बहुत है। फ्रीडम फाइटर भी थे और पोएट भी थे, हाँ। प्लस हिंदू मुस्लिम यकजहती इत्तेहाद के लिए भी काम किया, अलंबरदार थे। कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट हुआ, हाँ, उस कमेटी के मेंबर थे। भले उन्होंने दस्तखत न किया हो, लेकिन अटेंड तो सारी मीटिंग की, और उसमें जो भी इनपुट हो सकता था वो देते रहे। 1952 में गालिबन इनका इंतकाल हुआ। जो मकाम जो उनको मिलना चाहिए था मुल्क में, क्या वो मिल पाया? नहीं मिला। देखिए, ये अलमिया है। क्या होता है कि पॉलिटिकल लीगेसी हमारे मुल्क में अफसोसनाक पहलू ये है कि जिनके बच्चे रहे, आगे बढ़े, जिन्होंने अपने बच्चों को बढ़ाया, जिस फैमिलीज ने बढ़ाया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके तो रहे, उनके आज नवासे भी, पोते भी, फला ठिकाना, रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, वो सब फायदा उठा रहे हैं। कोई एम्बेसडर बन गया, कोई राज्यसभा का मेंबर बन गया, कहीं का मिनिस्टर बन गया, कहीं का गवर्नर बन गया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चूंकि ये शख्स उस तरह के नाम नमूद वाले थे नहीं, इन्होंने अपनी किसी आगे की नस्ल को पॉलिटिक्स में आने के लिए इनकरेज नहीं किया, न तो किसी को आगे बढ़ाया, और न कभी खुद इसकी तलब की। और अभी वो जो एक कब्रिस्तान है लखनऊ में जी, वहां उनको दफन कर दिया गया। अब लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सारे लोगों को, कि यहाँ पर जो है इतना बड़ा आदमी जो दफन है। किसी सरकारी अमले को, गैर सरकारी को, किसी को फिक्र नहीं है, कभी पूछता भी नहीं है उनका बर्थ। अभी हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं कि 1 जनवरी को उनका जो है 150 साल हो गया उनके पैदाइश को। यानी कि 1 जनवरी 1875 में
पैदा हुए तो 1 जनवरी 2025 को 150 साल हो जाते हैं। अभी 150 साल जश्न चल रहा है जी। होना तो ये चाहिए था कि पूरे मुल्क में सरकारी सतह पे, गैर सरकारी सतह पे उनके लिए सेमिनार हो, उनके लिए कुछ मीटिंग्स रखी जाए, नहीं तो उनके नाम पे मुशायरा ही, चूंकि खुद शायर थे, मुशायरा ही हो जाए, कुछ किताबें लिखी जाए, कुछ पेपर्स पढ़े जाए, कुछ उनके नाम से कोई चीज रखी जाए, किसी बिल्डिंग का नाम रख दिया जाए। यानी कुछ नहीं हो रहा है, किसी को फिक्र नहीं है कि ये शख्स इतना बड़ा। और आप सोचिए कि इनकलाब जिंदाबाद का जब दिया नारा सारे लगाते हैं, सब लगाते हैं, हर पार्टी लगाती है नारा, जो नफरत करती है वो भी लगाती है, जो नहीं करती है वो भी लगाती है। और सबसे पहले जो नारा इन्होंने दिया तो भगत सिंह ने इसको पॉपुलर किया। भगत सिंह ने जेल में जाके और राम प्रसाद बिस्मिल ने, इन लोगों ने इस नारे को खूब इस्तेमाल किया और वहीं से ये नारा फांसी के फंदे तक पहुंचते पहुंचते ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा लग रहा था, जिंदाबाद का नारा चलता रहा। आज तमाम सियासी पार्टियां उसके इस्तेमाल, आज भी अगर जोश भरना हो आवाम में, जनता में, तो ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगता है। कम से कम उसी का पास रख लेते। हाँ, वो भी नहीं कर रहे हैं, तो मसला यही है। अच्छा, दूसरी बात ये हुई है कि कोताही उर्दू वालों की भी की तरफ से भी है। तो एक तो ये कि दूसरे लोग जो है जानते नहीं है। आपने कोशिश कहाँ की, हमने कितनी कोशिश की। सपोज कीजिए कि आज उर्दू में उनकी बहुत सारी चीजें हैं, कितने लोगों ने उनकी चीजों को अंग्रेजी में या दूसरी जुबानों में लाने की कोशिश की, किसी ने नहीं की, कोई एफर्ट नहीं हो रहा है। जो इदारे हैं उन्होंने क्या कोशिश किया इसके लिए कि साहब अब अगर नई नस्ल उर्दू नहीं जान रही है तो उनकी चीजों को मुंतकिल तो किया जाए दूसरी जुबानों में, ताकि लोग समझें, लोग पढ़ें और उस पर चर्चा हो, उस पर जिक्र हो, मुज़ाकरा हो, लोगों को बुलाया जाए, लोगों को बताया जाए, उस शख्स की याद किया जाए। ये सब नहीं हो रहा है। तो एक ऐसा ज़माना आ गया है कि लोगों को भूलने की आदत हो गई है और बुजुर्गों की, असलाफ की चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं। ये दौर चल रहा है। मुझे इसीलिए आपकी याद आई और मैंने सोचा कि आपको बुलाया जाए, कम से कम उनके नारे को ही लेके आगे बढ़े, इनकलाब जिंदाबाद बोला जाए। जी जी जी, इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं, ताकि इसको आगे की तरफ लेके और हम उम्मीद करते हैं कि अभी 150 साल जश्न जो शुरू हुआ है 1 जनवरी से, तो आपके इस प्रोग्राम के बाद कुछ लोगों को ऐसी तरगीब मिले, ऐसा उनको मोटिवेशन हो कि वो अपने सतह पे करे। कोई जरूरी नहीं है कि 25,000 आदमी रहे, 1 लाख आदमी तभी जलसा होगा। छोटी छोटी लाइब्रेरीज में, मोहल्लों में, अपने इदारों में ये काम किया जा सकता है। जश्न जो है, जश्न हसरत के नाम से, हसरत मुहानी के नाम से यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट्स कर सकते हैं। उनके ऊपर ऐसे कंपटीशन कर दीजिए, लड़कों को किताबें मुहैया कीजिए कि लिखो, मज़ामीन लिखो, हसरत पिलाओ, तो कई जिस जुबान में लिख सकते हो लिखो। तो इससे फायदा होगा कि अवेयरनेस पैदा होगा, एक बज़ क्रिएट होगा। अब हम क्या दे सकते हो, जो आदमी इस दुनिया में रहा नहीं, जब जिंदगी में था तो कुछ नहीं लिया, तो अब वो क्या लेगा। बेशक, मतलब लेकिन उसको याद तो रख सकते हैं। हाँ, दिलो दिमाग में तो जिंदा रह सकता है। यही खराज अकीदत होगी, हसरत के काम को, हसरत की सोच को, उनकी शायरी को, उनके इनकलाब जिंदाबाद को रिकॉग्नाइज किया जाए और शायान शान जो है उसको याद किया जाए, याद रखा जाए और उसको नई नस्ल को बताया जाए कि ये हमारे बुजुर्ग थे, इन्होंने जो है बेलौस खिदमत की है इस मुल्क की, अदब की, शायरी की, तो इनका हक बनता है, इसको याद रखो। बेशक, मतलब इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते और जरूरत भी नहीं। बस इतना है कि जिस आदमी ने अपने जिंदगी के 50 साल आपको आजादी दिलाने के लिए, यानी आज की जनरेशन अगर आजाद है तो उन लोगों की ही कुर्बानी है, उसके लिए 50 साल जिंदगी लगा दिए। और आज भी जन्माष्टमी की मुबारकबाद जो है बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं इनके अशार के साथ भेजते हैं हजरत मोहानी साहब के। लेकिन उन्हें पता नहीं कि लिखा किसने। तो ये पता चल जाना, यही खराज अकीदत है। बिल्कुल सही कि ये इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा लगाते हैं हम, या फिर आज जो आजाद जिंदगी जी रहे हैं, हजरत मोहानी साहब का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनको बस याद रखा जाए। बिल्कुल ये काफी हो सकता है। इतना कर लिया तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक हम कामयाब रहेंगे और आने वाली नस्लें जो हैं उनको याद करेंगी। और ये चूंकि फर्ज है हम पर, जो मरने वाला होता है वो चला जाता है, वो
वो किसी को कह के जाए या ना जाए, ये हमारा काम बनता है, ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी होती है। कौमी जिम्मेदारी भी है कि ऐसे लोगों को जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है समाज को बनाने में, देश को आज़ाद करने में, देश में एक नया माहौल, एक एकता का माहौल, आज कितनी ज़रूरत है हमें हिंदू मुसलमान। आज हसरत मोहानी जैसे लोगों की कई बहुत जरूरत है कि ये तब दोनों कम्युनिटीज को करीब करे। दूरियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई या जितने दूसरे मज़ाहिब के लोग रहते हैं, ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। तो इस गुलदस्ता में हर फूल की अपनी कीमत है, हर फूल की ज़रूरत है, हर फूल की अपनी खुशबू है, वो सब मिलके है। तो मैं समझता हूँ कि इस गुलदस्ता को जिंदा रखने के लिए, मजीद बेहतर खूबसूरत बनाने के लिए हसरत मोहानी जैसे लोग जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनकी शदीद ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसने हमने किया तो बहुत हद तक हम कामयाब होंगे। चलिए वजूद्दीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत आप इतने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला, और बल्कि आपने मुझे नहीं, हसरत मोहानी साहब के नाम पर ये वक्त दिया है। जी 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 बिल्कुल। तो दीजिए इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह पर नए लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।